नेम इज सुरेश वाजपेयी एंड दिस इज द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुप्रीम 60। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात करी है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, हमने उसमें वेक्टर की बात करी है जो कि एक मैथ्स का चैप्टर है, लेकिन उसको हमने फिजिक्स में देखा क्योंकि वेक्टर की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, पूरी जो फिजिक्स है उसमें हम वेक्टर से ही चलेंगे क्योंकि वेक्टर आर द क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्वांटिटीज की बात हम फिजिक्स में करते हैं, इस वजह से फिजिक्स में इस वेक्टर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल दो फोर्स वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। 5 न्यूटन का ये वेक्टर है, 10 न्यूटन का ये वेक्टर है, तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये सब फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आती हैं और कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो कि वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आती हैं। तो उन क्वांटिटीज को समझने के पहले हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट है उससे जो क्वांटिटी बाहर निकल के आती है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उससे जो क्वांटिटी निकल के आती है दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बाहर निकल के आती है दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टॉर्क एंड द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज वर्क। ठीक है, वर्क में हम डिस्प्ले फोर्स इनटू डॉट डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, और टॉर्क क्योंकि हम आर दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स करते हैं तो टॉर्क निकल के आता है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। ठीक है, इस वजह से टॉर्क की डायरेक्शन भी होती है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात हो गई वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की। इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की भी बात कर रखी है। डिफरेंशिएशन हम वहां करते हैं जहां हमें कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन का एक और यूज भी होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर x जो है एक फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो x अगर dx से चेंज कर गया तो y कितने से चेंज करेगा, दैट इज dy। हमें dy फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, dy इज इक्वल टू f डैश x इंटू dx हम कर देते हैं। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, जहां पे f डैश x में हम x की इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं और फाइनल वैल्यू x की हो जाती है x प्लस dx। ठीक है, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। और तीसरी चीज कि डिफरेंशिएशन एज अ चेंज ऑफ रेट। जब हम चेंज ऑफ रेट की बात करेंगे इट मींस चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ एनर्जी इज पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज पावर, कि एक बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसका रेट ऑफ चेंज। अगर मान लीजिए एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी बाहर जा रही होगी, तो जो एनर्जी बाहर जा रही है वो कितना उसका रेट है बाहर जाने का, ये उसी के बराबर होगा कि कितनी उस सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है एक सेकेंड में। द रेट ऑफ एनर्जी एमिटिंग फ्रॉम अ बॉडी विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ एनर्जी चेंज ऑफ दैट बॉडी। सो dE by dt, E फॉर एनर्जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज dE by dt। इसका भी बहुत जगह यूज पड़ता है कि किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम आपको स्फीयर की दी है, एक आइस का स्फीयर है, और वो किसी टेम्परेचर की वजह से उसका टेम्परेचर 0 होगा आइस का, क्योंकि आइस है, और वो जो आइस है उसको किसी हायर टेम्परेचर में अगर रख दिया है तो वो आइस का स्फीयर मेल्ट करेगा। अब वो मेल्ट करेगा तो उसकी उस स्फीयर की रेडियस डिक्रीज करेगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस अगर आपको दिया है dr by dt आपको दिया है, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वहां पे हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मान लीजिए वॉल्यूम आपको दी है v इज इक्वल टू, पता होती है हमें स्फीयर की वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। dr by dt आपको पता है, dv by dt आपको निकालना है, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dv by dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4/3 पाई r क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अगर डिफरेंशिएट हमें इस फंक्शन को r के रिस्पेक्ट में करना होगा तो आप डायरेक्टली कर दोगे, dv by dr आप निकाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम dv by dt में आएगी, तो चेन रूल लगाएंगे हम, dr से इंटू करेंगे, dr से डिवाइड करेंगे, सो dv by dt इज इक्वल टू dv by dr इंटू dr by dt। क्लियर, और dv by dr आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, दिस विल बी 4 डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3 पाई r क्यूब मींस 4 पाई r स्क्वायर, सो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr by dt इज योर dv by dt। अब dr by dt अगर आपको दिया गया है, रेडियस आपको दी गई है पर्टिकुलर टाइम में, तो आप dv by dt भी निकाल सकते हैं। सो इस तरह से डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस की बात हमने करी थी। आफ्टर दैट वी हैड टॉक अबाउट
द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैंने रिवर्स ऑपरेटर बताए थे। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि डिफरेंशिएशन अगर आपने किसी पॉइंट पे किया है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो डिफरेंशिएशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर x की वैल्यू पे, जब आप x की वैल्यू पुट करोगे उस डिफरेंशिएशन, देन यू विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और स्लोप की बात हम कर चुके हैं, कब स्लोप इंक्रीजिंग में, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग होता है, कब स्लोप निगेटिव में इंक्रीजिंग होता है, ठीक, कब स्लोप पॉजिटिव में डिक्रीजिंग होता है, कब स्लोप निगेटिव में डिक्रीजिंग होता है, इन सब की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन की भी फिजिकल मीनिंग हमने समझी, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व taken as positive when it is above the x axis, taken as negative when it is below the x axis। ठीक है, तो इन सब की बात हम कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अवर चैप्टर दैट इज काइनेमेटिक्स। अब हम काइनेमेटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज सेकंड चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, काइनेमेटिक्स को स्टूडेंट्स हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, एंड सेकेंड इज योर 2D मोशन। ठीक है, 1D मोशन को इस तरह समझिए कि जब पार्टिकल, जब ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम इज व्हाट अबाउट विच वी आर कंसर्निंग। क्लियर, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस मार्कर की बात करें, इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका, सॉरी, इस मार्कर को अगर ऊपर फेंका, तो ये मार्कर का मोशन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज अवर सिस्टम। तो जब आपका सिस्टम एक लाइन में मूव करे, एक लाइन में मूव करे, इसका मतलब क्या है कि या फिर इस लाइन में आगे की तरफ जाए या फिर पीछे भी आ सकता है, लेकिन मूव ये एक लाइन में ही करना चाहिए। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है, टू डायमेंशनल मोशन हो सकता है। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या है स्टूडेंट्स, इसकी बात करते हैं। तो जब आप इस मार्कर का मोशन एक लाइन में ना करके एक प्लेन में कर दो, एक प्लेन में, फॉर एग्जांपल आप इस मार्कर को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दो। अभी हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया था, जब वर्टिकल से 90, जब वर्टिकल से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका जो मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, तब ये मोशन लीनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, एक ही लाइन में हो रहा है। ठीक है, एक ही एक्सेस में हो रहा है वी कैन से। लेकिन जब हम इसका एंगल अगर चेंज कर दें, सपोज ये थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो ये इस तरह से जाएगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं, ये अगर इस तरह से जाएगा, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर 2D मोशन। ठीक है, ये आपका 2D मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। इसको इस तरह से समझिए, इसको इस तरह से समझिए कि जब जो मार्कर के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, जब आपको इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, देन इट विल बी योर 2D मोशन। सपोज ये आपकी x एक्सिस है, सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, दो एक्सिस हैं। अब इसमें क्या है कि इस एक्सिस में अगर सिर्फ मार्कर मूव कर रहा है, इस एक्सिस में सिस्टम अपना मूव कर रहा है, तो हमको इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। इस सिस्टम की पोजीशन सॉरी डिफाइन करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो हर जगह 0 है, वो फिक्स है। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये मोशन अगर मान लीजिए इधर हो रहा है, तब भी वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है। समझ पा रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है इस केस में भी। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं कि भाई y वो फिक्स है, y कोऑर्डिनेट फिक्स है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज कर रहा है, आपका अगर सिस्टम की पोजीशन चेंज कर रही है तो y कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो इसका मतलब यहां पे भी हमें सिस्टम की पोजीशन बताने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट फिक्स है। ठीक है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन हो गया। या फिर सकते हैं दिस टाइम। ठीक है, तो एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करे, एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करे, दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, आप अपनी एक्सिस रोटेट भी कर सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, आप एक्सिस रोटेट भी कर सकते हो, एक्सिस को आप शिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन ये है कि भाई व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज ओनली इन वन लाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ लाइन। सो वन डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन में यहां लिख रहा हूं, when object or we can say system, when object moves line,
टू बी वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर? अच्छा, तो टू डायमेंशनल मोशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, व्हेन ऑब्जेक्ट moves in a plane, okay, then it will be what? This type of motion is two dimensional motion. Clear? What is three dimensional motion? Three dimensional motion, 3D motion. So 3D motion, when object move in a 3D volume, okay, in a 3D space, then this is known as 3D motion. ठीक है? अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं, तो अगर इसकी जो रेल्स टर्न नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह रेल्स हैं अगर उसकी, देन द मोशन ऑफ ट्रेन इज सेड टू बी वर्टिकल। ठीक, एक बॉल को अगर आपने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज a one dimensional motion. Clear? So these are the example of your one dimensional motion. Now two dimensional motion, so circular motion is the example of, ठीक है, सर्कुलर मोशन, एक आपने स्टोन लिया, एक स्ट्रिंग में टाइट किया, ठीक है, और उसको आप वर्टिकल सर्कल में रोटेट करने लगे, ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका ये जो मोशन है, ये जो स्टोन का मोशन हो रहा है, स्टोन सिस्टम है यहाँ पे अपना, ठीक है, तो ये जो स्टोन का मोशन हो रहा है स्टूडेंट्स, ये आपके सिर्फ एक प्लेन में हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्ट, द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आपने इस मार्कर को अगर आपने हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये मार्कर अभी भी 2D मोशन ही करेगा, ये सिर्फ एक प्लेन में मूव करेगा। क्या ये मार्कर इस प्लेन के बाहर आ सकता है, आपकी तरफ आ सकता है? नहीं। अगर इसको हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है तो ये इसी तरह से जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। ठीक है, सो जब भी मोशन आपका एक स्ट्रेट लाइन में होगा देन इट इज कॉल्ड 1D मोशन, एंड व्हेन द मोशन इज इन अ प्लेन देन इट इज 2D मोशन। व्हाट अबाउट 3D? व्हेन द मोशन इज इन 3D स्पेस, फॉर एग्जाम्पल एक मॉस्किटो, ठीक है, एक मॉस्किटो जैसे फ्लाई करता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3D मोशन। वो एक प्लेन में फ्लाई नहीं करता है, ठीक है, वो एक 3D स्पेस, 3D रीजन में फ्लाई करता है। ठीक है, अगर आप लोग में से कुछ लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ा है तो आपने उसमें साइक्लोट्रॉन पढ़ा होगा, ठीक है, और साइक्लोट्रॉन के जस्ट पहले हमने मोशन देखा था एक चार्ज पार्टिकल का इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने देखा होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा के एंगल पे है तब जो मोशन हो रहा है दैट इज द एग्जांपल ऑफ 3D मोशन, हेलिकल मोशन जो होता है। ठीक है, तो वहां वो भी एक 3D मोशन का एग्जांपल है। क्लियर? अगर जिन लोग ने मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है तो उनको कोई परेशानी की बात नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3D मोशन हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, 3D मोशन आपके कोर्स में नहीं है, अगर 3D मोशन कहीं यूज हुआ तो मैं उसे जरूर डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? बात हमें सिर्फ 1D मोशन और 2D मोशन की करनी है। ठीक, 1D मोशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब की बात हम करेंगे। और 2D मोशन में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की और प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, अब आपसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह का मोशन है? क्या ये 1 डायमेंशनल मोशन है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है? टेल मी, जस्ट पॉज द वीडियो, थिंक एंड देन टेल। क्लियर? तो बिल्कुल ये एक 1 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि इसमें सपोज आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर लिया है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है। अगर हम सिंपल पेंडुलम की भी बात करें तो पेंडुलम के केस में जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे एजम्पशन अपना ये होगा कि ये थीटा जो पेंडुलम का ऑसिलेशन है, इसका जो एंगल बन रहा है, ऑसिलेशन का जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे भी ये जो पेंडुलम की बॉब है इसका मोशन ऑलमोस्ट लीनियर हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने बात नहीं करी, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसकी बात हम करेंगे आगे, तब समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा, जो कि एक लाइन है। ठीक है, जो एक प्लेन में होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, और जो 3D स्पेस में होगा दैट इज योर 3D मोशन। नाउ
लेट अस डिस्कस द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन दिस सेक्शन। ओके, इस सेक्शन में हम कितने पॉइंट्स कवर करेंगे उनको समझ लेते हैं जरा। तो फर्स्ट इज रेस्ट एंड मोशन। पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वी कैन से रेफरेंस फ्रेम की। देन वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट एंड मोशन, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। कब रेस्ट होता है, कब मोशन होता है, कब हम बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट में है एक्चुअली, और कब हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, देन वी विल डिस्कस द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन वी विल डिस्कस द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं उसकी बात करेंगे। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात करेंगे। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस सेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नाम से क्लियर है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। फ्री फॉलिंग बॉडीज की बात करेंगे कि जैसे ये मार्कर है, इसको हमने अगर ड्रॉप कर दिए यहाँ से तो ये फ्री फॉल में आ जाएगा। इसको अगर हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये कुछ समय तक ऊपर जाएगा, फिर फ्री फॉलिंग में आ जाएगा। फ्री फॉलिंग मीन्स फॉलिंग विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल विस्कस फोर्स और वी कैन से एयर ड्रैग। क्लियर? तो जब फॉलिंग हो किसी भी ऑब्जेक्ट की विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल विस्कस फोर्स, मतलब इसमें जो ना ही एयर का विस्कस फोर्स लगे ना ही एयर की वजह से इसमें ड्रैग फोर्स लगे, देन दिस टाइप ऑफ मोशन अंडर द फ्री फॉलिंग, दिस टाइप ऑफ फॉलिंग इज नोन एज फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम काइनेमेटिक्स की बात कर लेते हैं कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कि काइनेमेटिक्स में हम किस किस चीज को पढ़ेंगे, क्या क्या हमें बात करनी है। मैकेनिक्स में हमने देखा था कि मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, पहली काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था कि काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। इस काइनेमेटिक्स के चैप्टर में वी विल ओनली स्टडी मोशन, वी विल स्टडी मोशन नॉट इट्स कॉज, वी विल स्टडी मोशन हियर नॉट इट्स कॉज। सो वी विल study motion not its cause here. okay, हम इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उसके रीजन, मतलब उसके कॉज या फिर ये बोले कि फोर्स के बारे में। मोशन का कॉज क्या होगा? फोर्स होगा। भाई फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट पे आ जाएगा। तो हम मोशन की बात करेंगे, हम उसके कॉज यानी कि फोर्स की बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये स्टूडेंट्स कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज का क्या मतलब होता है इसकी बात कर लेते हैं। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, सपोज कि कोई कार है। ठीक है, कोई कार है या फिर आप हो, आपको एक पॉइंट से अपने घर से किसी 2 किलोमीटर की रेंज में जाना है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज में जाना है, तो आप क्या करोगे? अपनी कार से स्टार्ट करोगे उससे। ठीक है, और आप उस कार को एक वेलोसिटी दोगे बाय एक्सेलरेटर। ठीक है, जो कार में एक्सेलरेटर है या फिर ये कहें बाइक है। ठीक है, तो बाइक के एक्सेलरेटर से आप उस मोटरसाइकिल या कार की स्पीड को कंट्रोल करोगे। ठीक है, अब आपको 10 किलोमीटर की रेंज में जाना है, आपने कार स्टार्ट करी। ठीक है, तो बीच में हो सकता है कि आप उस कार को रोको। ठीक है, उस कार की स्पीड आप इंक्रीज करो, डिक्रीज करो। भाई रास्ता साफ है, आपने स्पीड अप कर दिया। रास्ते में गड्ढे हैं तो आपने उस कार को स्लो किया। ठीक है, या फिर बाइक को स्लोली निकाला, वहां से स्पीड कम हुई वहां। ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा कि स्पीड आपकी कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब अगर वहां उस रास्ते में ज्यादा भीड़ होगी तो अपने आप स्पीड कम होगी, कम करनी पड़ेगी आपको। क्यों भाई, वहां ज्यादा तेज नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो जो स्पीड है कार की वो आप फ्लक्चुएट कर रहे हो, समझ रहे हो, उसको चेंज करते हुए चलोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधे मोटरसाइकिल में या फिर कार में बैठे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट करी और बस चलते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस स्पीड को वेरी कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे कहा कि भाई आपको 10 किलोमीटर की रेंज कवर करने में आपको मान लीजिए 1 आवर लग गया। ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं 20 मिनट्स लग गए। ठीक है, तो इस 20 मिनट्स में आपकी जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है वो वेरी करेगी। ठीक है, वो वेरी करेगी। अगर मैंने पूछा कि जस्ट t इक्वल्स टू 10 मिनट में आपकी स्पीड कितनी है, जस्ट t इक्वल्स टू 10 मिनट में आपकी स्पीड कितनी है, देन आई एम आस्किंग फॉर द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, जब मैं बात करूंगा स्पीड
at a particular instant, then this will be instantaneous speed. Instantaneous का मतलब क्या है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब बात करते हैं at a particular instant की, और उस particular instant पे हम physical quantities discuss करेंगे, then these physical quantities are instantaneous quantities. For example, instantaneous speed, instantaneous velocity, instantaneous acceleration. ठीक है, तो जब हम particular instant की बात करेंगे, t equals to 10 minutes में, ठीक है, आपकी जर्नी की t equals to 10 minutes, आपकी क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन, so that will be your instantaneous acceleration, instantaneous velocity और instantaneous speed. लेकिन अगर हम बोलें कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज मीन सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय आई सम ऑफ द, इस तरह से मैंने बताया था, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मीन वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू क्या है, तो मीन वैल्यू आप क्या करोगे, मीन वैल्यू के लिए आप सिंपल चीज जानते हो कि अगर आपको जो टाइम लगा, जो टोटल टाइम लगा, ठीक है, अगर आप उस टोटल टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लो तो एवरेज स्पीड निकालोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितनी हुई अपॉन टोटल टाइम, मतलब अगर आप पूरी स्पीड को, जो आपकी स्पीड का फ्लक्चुएशन है, जो आप स्पीड में चेंजमेंट आ रहे हैं, उस चेंजमेंट को हटा के अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड रख दो, एक कांस्टेंट स्पीड से चलो कार की, एक कांस्टेंट स्पीड से, जो कि कर नहीं सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि भाई कहीं गड्ढे होंगे, कहीं भीड़ होगी, कहीं एकदम खाली रास्ता पड़ा है तो वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक, लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, हम अपनी कार की स्पीड फिक्स कर दें, तब भी हम उतने ही टाइम में पहुँचेंगे जितने टाइम में अभी पहुँचना है, तो वो स्पीड क्या होगी, दैट स्पीड इज योर एवरेज। मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीड के चेंजमेंट थे, आपने उसको हटा के एक कांस्टेंट स्पीड अगर रख दी तो भी आप उतने ही टाइम में पहुँचोगे, तो दिस स्पीड इज योर एवरेज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज का मतलब मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि एक क्रिकेट मैच चलता है, ठीक है, 10 ओवर का है, ठीक, उसमें पहले ओवर में मान लीजिए 6 रन बने, दूसरे ओवर में 7 रन बने, तीसरे में 8 बने और चौथे में 12, फिर पांचवें में और कम हो गए 0, एक भी रन नहीं गया, मेडन ओवर था, ठीक है। तो इस तरह से जो रन्स हैं पर ओवर वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक आपका एवरेज रन रेट बनता है, वो क्या होता है, वो कैसे निकाला जाता है, तो एवरेज रन रेट कैसे निकाला जाता है, टोटल रन्स अपॉन टोटल ओवर्स, ऐसे ही तो निकालते हैं, क्रिकेट का शौक होगा ना आपको, तो भाई क्रिकेट में आपने हमेशा देखा होगा कि एक एवरेज रन रेट चलता रहता है और रन पर ओवर भी दिखाता है, तो रन्स पर ओवर इज इंस्टेंटेनियस रन, क्लियर, ये इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर ओवर की बात हो रही है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रन रेट, देन दैट इज एवरेज रन रेट, मींस टोटल रन्स डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स, ठीक है। तो ये एवरेज का कंसेप्ट है। एवरेज मींस कि अगर आप फिक्स कर दो तो भी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उतने टाइम में आएगा, ठीक है, या फिर अगर हम रन्स के बारे में बात करें तो आप अगर रन फिक्स कर दो तो फाइनल जितने रन हैं वो उतने ही ओवर में आएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कैन से द एवरेज मींस, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज क्या है, अगर क्लास में स्टूडेंट की हाइट्स का एवरेज निकालें तो भी आप समझ जाओगे कि एवरेज का मतलब यहाँ पे ये है, अगर सारे के सारे स्टूडेंट एक ही हाइट के हैं, ठीक है, एक ही हाइट के हैं, तब भी जो टोटल सम होगा क्लास का वो भी उतना ही होगा जितना अभी है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो दैट इज व्हाट द एवरेज मींस। एवरेज निकालते हैं हम कैसे हैं, हर पर्टिकुलर आइटम्स का सम कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, क्लियर, समझ पा रहे हो, इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का सम कर देंगे, पर्टिकुलर क्वांटिटीज का सम करते चले जाएंगे, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज एवरेज, ठीक है। सो ये तो बात हो गई एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फ्रॉम द रेस्ट एंड मोशन, एंड बिफोर इट वी विल सी टू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस concepts, that is the physics and mathematics, okay. So students, before starting let us do some example based on the, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, the velocity v and displacement सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो हम पहले से ही थोड़ा सा जानते हैं, हमको पता है क्या होती है, अभी उसकी डेफिनेशन भी आगे हम देखेंगे। तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आपको दिए थे, ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिलेटेड एज दिस। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, in which dv by dx is the rate of change of velocity with respect to displacement, clear, और at x equals to 0 पे
आपकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट दे रखी है, मींस x इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी है दैट विल बी v नॉट हियर. नाउ फाइंड द वेलोसिटी v व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स x, मींस आपको वेलोसिटी निकालनी है v when your displacement become x, means velocity as a function of x आपको निकालना है. You have to find this velocity. ठीक है, तो क्या करना है इसका मतलब हमें ये v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपका dv by dx है. तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है कि हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट. ठीक है, तो क्योंकि ये dx यहाँ पे है, आप इस dx को यहाँ लेके जाओगे. ठीक है, so this will be v dot dv and this will be minus of omega square x dot dx. समझ पा रहे हो? सिंपल है. now you have to find v. okay, और v यहाँ पे कैसे आएगा, इस यहाँ पे dv है और v है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तभी आप ये v निकाल सकते हो. तो you have to integrate both side. ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, एक साइड तो कर नहीं सकते हो, ऑपरेटर है, दोनों साइड लगाएंगे अगर लगाएंगे तो. ठीक है, सो इस तरह से आप जानते हो कि आपको यहाँ पे भी इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करना है, तो दोनों साइड लिमिट्स आपको लगानी पड़ेगी. लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो x के टर्म में, तो यहाँ जो लिमिट आएगी वो x की आएगी, x1 से x2. और यहाँ आप इंटीग्रेट कर रहे हो v के टर्म में, तो जो लिमिट आएगी वो वेलोसिटी के टर्म में आएगी. ठीक है, सो x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 लोअर लिमिट हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी v नॉट है, ये लोअर लिमिट वेलोसिटी की हो जाएगी. और एट अ पर्टिकुलर x जो वेलोसिटी विल बी v, एट पर्टिकुलर x जो वेलोसिटी है वो v हो जाएगी. सो दिस विल बी योर लिमिट. नाउ द इंटीग्रेशन इज v का इंटीग्रेशन v की पावर 1, सो द इंटीग्रेशन विल बी x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 होता है. सो दिस विल बिकम v स्क्वायर बाय 2 हियर. अब हमें लिमिट्स पुट करनी है v नॉट और v, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ओके, दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और लिमिट अब पुट कर देंगे यहाँ पे 0 से x. क्लियर? तो यहाँ लिमिट पुट कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी v स्क्वायर बाय 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2. क्लियर? मीन्स v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. लिमिट रखेंगे तो x स्क्वायर रखेंगे, x लिखेंगे तो x स्क्वायर, और 0 रखेंगे तो दिस विल बी 0. सो v विल बी इक्वल्स टू व्हाट, v नॉट स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. सो दिस इज योर रिजल्ट. ठीक है, अब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x पूछी गई थी, तो वेलोसिटी के लिए आप अंडर रूट ले लेंगे विद बोथ साइड. सो यू विल हैव this as your velocity. This is your velocity. Clear? So v is equals to under root v naught square minus 2 omega square x square. Clear? This will be your final result. Or we can say this is your v velocity as a function of displacement. ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को. यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टर्म लिख दिया गया है. इस टर्म की मीनिंग क्या है ये हम आगे समझेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन. इस मोशन को हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी बस आप ये समझो दिस विल बी अ ऑसिलेटरी मोशन. क्लियर? और इसके बारे में अभी हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करना मैं यहाँ सिखा रहा था. तो वो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बना के दी है इस तरह से. यहाँ पे एक डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, और वी कैन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन की एक इक्वेशन है. आपको इसे सॉल्व करना है, तो वेरिएबल्स सेपरेट करेंगे. व्हाट वी विल डू, वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स, जस्ट सेपरेट द वेरिएबल्स. ओके, separate the variables. So this is the technique. Okay, आपको इसको ध्यान में रखना है बस. Clear? फिलहाल आगे आते हैं. Now the charge, ये दूसरा क्वेश्चन है. The charge flown through a circuit in the time interval between t and t plus dt. मतलब t से लेके t plus dt में जो टाइम इंटरवल है, कितना टाइम होगा इसके बीच में, t2 minus t1 मींस dt टाइम जो है, इस dt टाइम में जो चार्ज फ्लो करके गया है, द चार्ज फ्लोन थ्रू अ सर्किट इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t एंड t प्लस dt इज गिवन बाय दिस इज योर dq. मींस dt टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट से वो कितना है, दिस इज योर dq. मतलब एक सर्किट है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है और उस रेजिस्टर से एक बैटरी लगी हुई है इस तरह से. तो इस सर्किट से जितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है dt टाइम में वो कितना है,
dq, ये दे रखा है dq इज टू e टू द पावर माइनस t बाय टाउ dt, where tau is your constant, tau is a constant. Okay, now find the total charge flown through the circuit between time t is equals to 0 to t is equals to tau. मतलब t is equals to 0 से लेके t is equals to tau तक में टोटल चार्ज कितना फ्लो करके गया है ये हमें निकालना है. ठीक है, अगेन you have to find the total charge means you have to integrate this dq. इस तरह के जितने dq होंगे, जितने अलग अलग dt टाइम में, जितने अलग अलग छोटे से टाइम dt में जितने भी dq निकल के आए होंगे, इन सारे dq को जोड़ दो. इन सारे dqs को अगर आप जोड़ देंगे then you will have total charge flown from t is equals to 0 to t is equals to tau. मतलब t is equals to 0 से लेके t is equals to tau तक जितने भी dt's आ रहे हैं, उन dt's पे जितने भी dqs आ रहे हैं, सारे dq को जोड़ दो और आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा. मींस आपको समेशन करना है. समेशन करना इट मींस यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट. यू हैव टू इंटीग्रेट दिस dq. ठीक है, अब आप इस dq को इंटीग्रेट करोगे तो इसमें लिमिट्स लगेंगे. ठीक है, t is equals to 0 पे, t is equals to 0 पे कितना चार्ज निकलेगा? 0. तो t equals to 0 पे तो जस्ट सर्किट आपने क्लोज किया होगा. ठीक है, तो t equals to 0 पे चार्ज 0 था, यहाँ q 0 हो जाएगा और t equals to जनरल टाइम t पे जो चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है? दैट विल बी q. ये टोटल चार्ज है. व्हाट इज दिस q? दिस इज द टोटल चार्ज फ्लो. ठीक है, तो dq चार्ज आपका dt टाइम में फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो t टाइम में कितना फ्लो हो जाएगा? q हो जाएगा. तो दिस q यू हैव टू फाइंड. ठीक, q चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम t में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा और ये t की वैल्यू आप कितनी रख दोगे? टाउ. दिस विल बी योर टाउ. फाइनली हमें इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन में सिंपल है, ये इंटीग्रेशन भी काफ़ी सिंपल है. यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है dq का इंटीग्रेशन q हो जाता है. लिमिट रखोगे q माइनस 0 आ जाएगा. तो दिस विल बी q माइनस 0. राइट हैंड साइड में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर माइनस t बाय टाउ का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस t बाय टाउ होता है और जो t का कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा डिवीजन में. क्लियर? तो दिस विल बी e टू द पावर माइनस t बाय टाउ और डिवाइड किससे हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा t के कोएफिशिएंट से. तो दिस विल बी माइनस 1 बाय टाउ. तो माइनस 1 बाय टाउ, टाउ ऊपर चला जाएगा. दिस इज माइनस टाउ. तो दिस विल बी माइनस टाउ e टू द पावर माइनस t बाय टाउ है. ओके, दिस इज योर q. तो q जो है ये आपका आ चुका है. q आपका आ चुका है कितना? q इज इक्वल टू माइनस टाउ e टू द पावर माइनस t बाय टाउ है. ओके, ये आपका q आ. ठीक है स्टूडेंट, q आ गया. अब आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू फाइंड q. दिस इज q इज व्हाट? q इज द चार्ज फ्लोन इन टाइम t थ्रू द सर्किट. तो कितने टाइम में चार्ज फ्लोन आपको निकालना है कि कितने t इज इक्वल टू टाउ में कितना चार्ज फ्लो कर गया ये आपको निकालना है. ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू पुट t इज इक्वल टू टाउ हियर इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ q. ठीक है, तो आप q की जगह जब टाउ रख दोगे तो दिस विल बी q इज इक्वल टू माइनस टाउ e टू द पावर माइनस 1. क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? टाउ बाय e आ जाएगा. दिस विल बी टाउ e. इट मींस माइनस टाउ बाय e. इसका मतलब अभी हमें इसकी लिमिट यहाँ पे रखनी है. ठीक है, अभी यहाँ पे लिमिट भी आपको रखनी पड़ेगी. अगर लिमिट ना होती तब ये आंसर आता, लेकिन लिमिट रखोगे 0 से t. तो 0 से t यहाँ पे लिमिट भी रखनी है. लिमिट नहीं भूलेंगे. ठीक है, तो जब लिमिट रखोगे तो यहाँ पे लिमिट माइनस साइन क्योंकि बाहर है, तो जब आप t रखोगे तो दिस विल बी e टू द पावर माइनस t बाय टाउ. कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब आप 0 रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा. तो दिस विल बी माइनस 1 हेयर. ठीक है, माइनस 1 आ जाएगा और साथ में इंटू में टाउ था तो माइनस टाउ आ जाएगा. ठीक है, अगर लिमिट ना होती वो तब आंसर था, लेकिन लिमिट लगी है. लिमिट लगी है इस वजह से यहाँ पे ये टाउ e टू द पावर माइनस t बाय टाउ माइनस टाउ आ जाएगा. क्लियर? माइनस का अंदर इंटू कराओगे सो दिस विल बी सिंपली रिटन एज टाउ एज कॉमन इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ हियर. ओके, आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने के बाद आपने लिमिट रखी 0 से t. ठीक है, तो अगर हम लिमिट ना रखते तब तो ये आंसर आ जाता, लेकिन लिमिट यहाँ पे लगी हुई है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो लिमिट लगी हुई है तो 0 से t आपने लिमिट लगाई है. तो दिस विल बी 0 टू t. जब t रखोगे, ठीक है, तब आपका ये आ जाएगा. माइनस बाहर था, हमने माइनस टाउ बाहर ले लिया है. ठीक है, सो माइनस बाहर ले लिया था. सो दिस विल बी टाउ e टू द पावर माइनस t बाय टाउ माइनस टाउ. यहाँ पे जब आप लिमिट 0 रखेंगे
e to the power 0 is simply 1. Clear? Tau e to the power minus t by tau minus tau, tau कॉमन ले लो, माइनस का अंदर टू ले जाओ, तो दिस विल बी tau into 1 minus e to the power minus t by tau. यहाँ से ये जो q आया है, ये q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? What is this q? q is the function of time, is the charge flow through the circuit in time t. अगर t की वैल्यू हम 2 रखें तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा. अगर हम t की वैल्यू 5 रखें तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 सेकेंड में कितना चार्ज कितने फ्लो करेगा. What we have to find? We have to just find the charge, the total charge flown through the circuit between t equals to 0 to t equals to tau. मतलब t equals to tau में कितना चार्ज फ्लो कर गया है ये हमें निकालना है. ठीक है, तो you have to just find the charge flown, total charge flown through the circuit between t equals to 0 to t equals to tau. तो हमको सिंपली यहाँ पे इस t की जगह tau ही तो रखना है. ठीक है, तो यहाँ tau रख देंगे. तो what we will have tau into 1 minus 1 by t. क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर कि भाई टाइम कांस्टेंट, जो एक कांस्टेंट दिया हमें टाउ, इतने टाइम में, टाउ टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा. तो कितना फ्लो कर जाएगा? दिस विल बी q इंटू टाउ इंटू 1 माइनस 1 बाई ई. ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जो डायरेक्शन इन्होंने एज्यूम करी होगी उसी डायरेक्शन में चार्ज होगा. अगर ये नेगेटिव आता इसका मतलब कि चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बस. ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर. सिंपल इंटीग्रेशन का यूज किया है. कैसे इंटीग्रेशन में लिमिट लगाते हैं ये मैंने आपको बताया. जिस हिसाब से आपकी राइट हैंड साइड की लिमिट लगेगी उसी हिसाब से आपकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट भी लगेगी. बस ये चीज ध्यान रखनी है. ठीक है, जैसे t इक्वल्स टू 0 हमने लिखा, टाइम की लिमिट यहाँ लगाएगी क्योंकि dt के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं. यहाँ dq की लिमिट लगेगी, लेकिन t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना है? 0. इस हिसाब से लिमिट लगेगी. समझ पा रहे हो ना? इसकी लोअर लिमिट जब लगेगी तब इसकी भी लोअर लिमिट लगेगी और ये दोनों रिलेशन में होंगी. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना है. ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज 0 ही है. ये क्वेश्चन रीड करने से हमें समझ में आ रहा है कि जब सर्किट क्लोज किया है t इक्वल्स टू 0 है, और t इक्वल्स टू 0 पे अगर सर्किट क्लोज किया है मतलब उस t इक्वल्स टू 0 पे जो चार्ज का फ्लो होगा वो 0 होगा उस समय. ठीक है, उसके बाद चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, रेस्ट की और मोशन की. ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई ट्रेन चल रही है और इस ट्रेन में दो आदमी बैठे हैं, दो मैन बैठे हैं. एक को हम ए बोल रहे हैं और दूसरे को हम बी बोल रहे हैं. ठीक है, सो अगर ए बी को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ट्रेन मान लीजिए चल रही है, ट्रेन चल रही है, और अगर ए बी को ऑब्जर्व करेगा तो बोलेगा कि भाई बी जो है वो तो रेस्ट में है. ठीक है, और अगर बी ए को ऑब्जर्व करेगा तो वो बोलेगा कि भाई ए भी रेस्ट में है. और अगर दोनों उस ट्रेन को ऑब्जर्व करेंगे अंदर से तो उन दोनों को क्या लगेगा? मान लीजिए ट्रेन के सारे विंडोज बंद हैं, सारे डोर्स बंद हैं, तो उनको लगेगा ट्रेन जो है ये रेस्ट में है. ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा मैन बाहर है, कोई दूसरा बॉय बाहर है, सी उसको बोल दिया. ठीक है, तो अगर वो ऑब्जर्व करेगा ट्रेन को तो ट्रेन उसे मोशन में लगेगी. ठीक है, और अगर सी ए को ऑब्जर्व करेगा तो ए उसे मोशन में लगेगा, सी बी को ऑब्जर्व करेगा तो बी उसे मोशन में लगेगा. लेकिन अगर सी बाहर कोई एक ट्री ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ट्री उसे रेस्ट में लगेगा. ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ये ए सी को ऑब्जर्व करता है तो सी उसे मोशन में लगेगा, बी सी को ऑब्जर्व करता है तो सी बी को मोशन में लगेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. मान लेते हैं कि इस अर्थ की सराउंडिंग के बाहर एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अर्थ की सराउंडिंग के बाहर एक बॉय है जिसको हमने डी बोल दिया. ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर मींस वैक्यूम में. ठीक है, सोलर सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉय है जिसको हमने डी बोल दिया. ठीक है, अब वो डी अगर सी को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो वो सी जो है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो सी भी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, है कि नहीं? तो भाई डी जब सी को ऑब्जर्व करेगा तो बोलेगा सी तो मोशन में है. जब डी उस ट्री को ऑब्जर्व करेगा तो वो बोलेगा ट्री भी मोशन में है. क्लियर? समझ पा रहे? और डी ए को ऑब्जर्व करेगा तो वो तो ऑलरेडी उसे मोशन में दिख रही थी, डी को ट्रेन भी मोशन में दिखेगी. समझ लो? तो ये जो रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट है, ये जो रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट है, ये सब कुछ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर हम यूं बोले कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को. ठीक है, जिस स्पेस से हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे
उस स्पेस पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको अपना ऑब्जर्वेशन का स्पेस डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम ट्रेन के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रेन के बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ के रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ के ग्राउंड पे किसी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम अर्थ के रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्पेस में हैं, स्पेस से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम स्पेस के रेफरेंस से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम ऑब्जर्वेशन अपना कर रहे हैं वो कहां से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहां से ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी अभी देखा कि जब ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहे थे तब चीजें कुछ और थी, जब ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तब चीजें कुछ और हैं, ठीक है। और जब हम इसे गैलेक्सी से मींस आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैक्यूम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां चीजें कुछ और हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंड कर रही हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सो दिस इज द हियर इज द नीड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वी कैन से अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू ऑब्जर्व द थिंग। सो अ 3D स्पेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द थिंग्स, द फिजिकल फेनोमेना इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल, एक थीफ है जो चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, और एक पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो भाई अब पुलिस चोर को पकड़ पाएगी कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि पुलिस की जो वेलोसिटी है वो थीफ के रिस्पेक्ट में कितनी है। समझ पा रहे हो? थीफ के रिस्पेक्ट में मान लीजिए इस थीफ की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की है, पुलिस की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड की है, तो क्या पकड़ पाएगा? नहीं, है ना। जो ग्राउंड पे आदमी होगा उसको दोनों मोशन में दिख रहे होंगे, लेकिन अगर ये पुलिस इस थीफ को देखेगी तो इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो 0 दिख रहा होगा। पुलिस को लग रहा होगा कि थीफ भाग ही नहीं रहा, अगर एक ही लाइन में ये लोग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से थीफ अगर पुलिस को देखेगा तो इसको लगेगा पुलिस इसका पीछा नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर इस पुलिस की स्पीड जो है ये 6 हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इसको ऐसा लगेगा कि पुलिस इसके पास आ रही है, ठीक है। सो हियर इज द रेफरेंस टेकन एज थीफ, द वेलोसिटी ऑफ थीफ, ठीक है। जब थीफ को हम रेफरेंस लेंगे तो ये समझ में आएगा कि भाई ये जो पुलिस है ये इसके पास आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने इसकी वेलोसिटी को रेफरेंस ले लिया तब अब सब कुछ इसके इस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट होगा। समझ पा रहे हो? तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रेन का रेफरेंस ले लिया है तो आपको चीजें पीछे जाती हुई दिखेंगी, जो ट्री है वो पीछे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में ट्री तो नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आप रेफरेंस फ्रेम लोगे सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा। मान लीजिए एक लिफ्ट है जो कि ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही है। अगर आपने वो रेफरेंस फ्रेम मान लिया है, लिफ्ट का रेफरेंस आपने खुद का रेफरेंस फ्रेम मान लिया, अगर आप लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आपने लिफ्ट का फ्रेम सेट कर दिया, ठीक है, तो उस केस में आपको लिफ्ट ऊपर जाते हुए नहीं महसूस होगी, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फ्लोर्स हैं बाकी, वो नीचे की तरफ जा रही हैं। समझ पा रहे हो? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। अगर हमने अर्थ का फ्रेम रेफरेंस फ्रेम मान लिया है, ठीक है, तो क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि सन मूव कर रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम ये इंपॉर्टेंट है कि हम रेफरेंस फ्रेम क्या सेट कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में तो अर्थ ही मूव कर रही है, एक्चुअली में अगर देखें तो अर्थ ही मूव कर रही है, लेकिन अगर हमने अपना रेफरेंस फ्रेम अर्थ पे सेट कर दिया तो हम बोलेंगे अर्थ नहीं मूव कर रही है, ठीक है। अब अर्थ तो नहीं मूव कर रही है, अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ के आसपास की जो सराउंडिंग है वो मूव कर सकती है, तो क्योंकि सन हमें इस तरह से जाता हुआ दिखेगा तो हम बोलेंगे सन मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये हमें पता है कि अर्थ मूव कर रही है, सन फिक्स है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है रेफरेंस फ्रेम का। जब हम रेफरेंस फ्रेम कहीं पे सेट कर देते हैं तो हम उस रेफरेंस फ्रेम की कंडीशन को जीरो वेलोसिटी पे मान लेते हैं, जीरो एक्सीलरेशन पे मान लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो दिस इज अ फ्रेम, दिस इज अ फ्रेम, 3D space. Frame is what? A point, a frame or a point in 3D space. In 3D space, from where we are observing our system. What is system? So system is a thing or object that is under consideration. ठीक है, मतलब कि जिस चीज के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है कि रेस्ट में है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका टाइम पीरियड, जो भी हम डिस्कस करना चाहते हैं सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अवर सिस्टम, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो है जिसपे हमें चीजें निकालनी है वो अपना सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेस्ट एंड मोशन। अब बात करते हैं कि रेस्ट क्या है
और बात करते हैं मोशन क्या है। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। मैंने पहले भी बताया आपको कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स में मैंने डिस्कस किया था, फिर से एक बार बात करते हैं। देखिए, ये आपने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स किया जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है ये इस डिस्टेंस पे था, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी पोजीशन जो है ये अभी पोजीशन वेक्टर जो है इसका इस तरह से हम दिखाएंगे, ठीक है। ओरिजिन से लेके उस ऑब्जेक्ट तक उसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से दिखाया जाएगा, लेट इट टू बी ए, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये इस तरह से आपने R1 वेक्टर दिखा दिया। क्लियर, समझ पा रहे हो? इस ऑब्जेक्ट के मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है, अगर इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए, ठीक है, सो आप क्या बोलोगे, लेट इट टू बी x, y, z, these are the coordinates of this object A, then your position vector R1, let it to be x1, let it to be y1, let it to be z1। क्लियर, तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, x1, y1, z1, यहां बीच में ये कॉमा है, ठीक है। नाउ द पोजीशन वेक्टर R1 कैन बी रिटन एज, ये जो आपका प्रोजेक्शन होगा इस R1 वेक्टर का, यहाँ पे ये x हो जाएगा, क्लियर, समझ पा रहे हो, और ये y हो जाएगा, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरह आप समझ सकते हो इसे कि आपने जब R1 को रिजोल्व किया तो x कंपोनेंट x आया, y कंपोनेंट y आया, z कंपोनेंट z आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप R1 को लिख सकते हो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप सिंपली, ओके। सो दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए इस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये यहां पे आ गया, ठीक है, ये पार्टिकल जो था ये यहां पे आ गया, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 हो गए, ठीक है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम R2 से डिनोट करेंगे, दिस विल बी R2, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये R2 पोजीशन वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली व्हाट, R2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। दिस विल बी योर नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर, ओके। तो कितने टाइम में आया, t1 R1 से R2 पे चला गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि पहले आपने रेफरेंस फ्रेम सेट किया, फिर आपने देखा कि ये पार्टिकल A पॉइंट से इस B पॉइंट पे आ गया, ये पार्टिकल जो है ये इस A पॉइंट से इस B पॉइंट पे मूव कर गया है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये पार्टिकल जो है ये मोशन में है, ठीक है। टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है with respect to a point of with respect to a reference frame, with respect to a frame of reference, the position of this point is changing, and this object is in motion, clear। अगर टाइम के साथ इसकी पोजीशन ना चेंज हो रही होती, लेकिन मतलब पोजीशन वेक्टर ना चेंज हो रहा होता, तो हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। इसका मतलब क्या है कि with respect to a frame of reference, if the position of an object is not changing, then the object is said to be in rest, and if the position is changing with respect to that point, then the object is said to be in motion with respect to that frame of reference। उस frame of reference के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो रेस्ट पे है कि मोशन पे। मतलब क्या है, सिंपल सा है कि भाई रेस्ट इज व्हाट, if a body is said to be in rest if it does not change its position with respect to a point। A body is said to be in rest with respect to a frame of reference if it does not change its position with respect to a point, with respect to that point, or we can say that frame of reference। Again, motion, a body is said to be in motion with respect to a point, or we can say with respect to a frame of reference if it changes its position with respect to that point। क्लियर, अगर बॉडी अपनी पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, then the body is said to be in motion, and if it is not changing its position with respect to that frame of reference, then it is said to be in rest with respect to that frame of reference। किसी और रेफरेंस फ्रेम के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो वो मोशन में हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम के बेसिस पे वो रेस्ट पे ही है। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस फ्रेम, दैट पॉइंट, और वी कैन से दैट रेफरेंस फ्रेम। क्लियर, सो ये डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया यहाँ पे, रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करी, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करी, रेस्ट और मोशन क्या है इसकी बात करी। तो रेस्ट और मोशन
डिपेंड करता है कि किस फ्रेम से आप ऑब्जर्व करते हो। सो स्टूडेंट्स, जो अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ इज आल्सो नोन एज inertial frame of reference. Inertial frame of a reference. Okay, I hope the things are very much clear. Okay students, so the frame of reference of earth is said to be inertial frame of a reference. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, उसने किसी पॉइंट से स्टार्ट किया अपना मोशन, ठीक है, और वो इस तरह से मूव कर रहा है और यहाँ पे आके वो रुक गया, ठीक है? मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक? तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया और वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ इस पॉइंट पे आके रुक गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो पाथ की लेंथ है, ये जो लेंथ पाथ की इसने कवर करी इस ऑब्जेक्ट ने, दिस इज टर्म्ड एज योर डिस्टेंस, ठीक है? और ये होगी इनिशियल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की, दिस विल बी द इनिशियल पोजीशन, ओके, एंड दिस बी पॉइंट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अच्छा, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, ठीक है? सो आप अगर डिस्टेंस को d से शो करोगे, दिस इज योर d डिस्टेंस, तो आप डिस्प्लेसमेंट को आप d वेक्टर से भी शो कर सकते हैं और s वेक्टर से भी कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं, ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर s वेक्टर बोला है तब भी वहां पे उसको डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है? और अगर सिंपली d वेक्टर भी बोला है देन इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? आपसे बोल दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया जाएगा तो वो डी वेक्टर है कि एस वेक्टर है, ये स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे डी विदाउट वेक्टर साइन बोला जाए तो समझ जाओ कि ये तो डिस्टेंस ही है। क्लियर? सो डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस between the initial and final position. This distance between the initial and final position is known as displacement, ठीक है? तो पहली चीज यहां पे जो समझ में आती है कि displacement vector is always less than mod of displacement vector is always less displacement. समझ पा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मॉड है, जो मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा कम होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। कब कम होगा? जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, तो उस केस में आप देख रहे हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतनी है, लेकिन डिस्टेंस जो है ये इतने पाथ की पूरी लेंथ है। तो रेड वाला पोर्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आप खुद देख सकते हो, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड काफी कम है, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी या बराबर हो सकती है, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट नोट, दिस इज यू हैव टू नोट डाउन दिस फर्स्ट थिंग। पहली चीज ये आपको नोट करनी है, ठीक है? क्लियर? दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। कब ये इक्वल टू डिस्टेंस होगी? तो सपोज इफ योर ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद अ फिक्स्ड डायरेक्शन, रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ आगे चलता चला जा रहा है, तो उसमें की पाथ लेंथ होगी और वही डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। सही बात है? और वी कैन से एस बार, एस वेक्टर, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट को आगे से मैं एस वेक्टर से शो करूंगा और डिस्टेंस को मैं सिंपली डी से शो करूंगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इज एस वेक्टर एंड डिस्टेंस इज डी ओनली। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि जब ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा, उस केस में जो पाथ लेंथ हो जाएगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि ये अगर आपकी इनिशियल पोजीशन है वो भी डी है और डिस्टेंस भी पाथ लेंथ जो है वो भी डी है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? तो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब आप समझ पा रहे हो। तो पहली चीज तो आपने ये देखी कि डिस्टेंस जो है ये कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है? अच्छा, आप खुद बताओ
कि क्या इस डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन होगी, क्या इस डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन होगी, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। आप देख रहे हो कि ये इस तरह से पाथ लेंथ है और लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ, हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आप देख रहे हो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन की तरफ होगी, हेंस द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस। ओके, तो यहाँ पे कुछ केसेस मैं बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया और इस सर्कुलर पाथ में वापस आ गया। ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है और इस तरह से यहां पे आया। ठीक है, समझ पा रहे हो? इस तरीके से यहां पे आया, या फिर हम मान लेते हैं चलिए इसने अपना सेमी सर्कल या फिर इस तरह से मूव कर रहा है। दिस विल बी योर पॉइंट बी, दिस विल बी योर पॉइंट सी डी। सो इस तरह से ए बी सी डी 4 पॉइंट है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ये है। जब ऑब्जेक्ट बी पे आता है स्टूडेंट्स, ये सर्कल है मान लीजिए ऑफ रेडियस, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे आएगा, जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे आएगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगी, आपको ये बताना है, वैल्यूज निकालनी है कि जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे आएगा तब उसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने निकाल भी दिया होगा आई होप सो, कि भाई ये डिस्टेंस हो जाए, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, or we can say the shortest distance between the initial and final position, the shortest distance between the displacement, the shortest distance between initial and final position is our displacement। ठीक है भाई, डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, ए से बी में कितनी डिस्टेंस है, सो स्टूडेंट्स ये जो कर्व लेंथ योर डिस्टेंस अगेन। क्लियर? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि पूरा जो सर्कल है उसका सर्कमफरेंस बाय आर होता है, तो ये फोर्थ पार्ट है, दिस विल बी द फोर्थ पार्ट ऑफ योर सर्कल। इट मींस दिस इज 1/4, 1/4 2 पाई आर मींस पाई आर बाय 2 जो है ये आपकी हो जाएगी, द पाई इज पाई आर बाय 2 इन दिस केस। अगेन अगर हम सी पे पहुंच गए तो ये हो जाएगी सी। ठीक है, तो इसके ए से सी में आपकी डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बताना आपको। तो स्टूडेंट्स जब हम ए से सी पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी, ये आप तो डिस्प्लेसमेंट 2r and distance will be pi r simply because 2 pi r is the total circumference and the 2 pi r by 2 means pi r। ओके, अगर हम d पे पहुंच जाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब आप निकाल सकते हो। अगर हम वापस a पे पहुंच गए, तो स्टूडेंट्स यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे हम आ गए, इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। यही इनिशियल पोजीशन है, यही फाइनल पोजीशन है, तो दोनों पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी। इट मींस when we came to the same point from where we have started, then in this case the displacement will be equals to 0। ओके, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस टोटल पाथ की लेंथ हो जाएगी, तो वो अभी भी 2 पाई r हो जाएगी। ओके, सो these are the basic concepts of। now let us talk about the definition and difference between the distance and displacement, the definition and difference between the distance and displacement। ओके, सो पहली लाइन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। तो जितना भी आप पाथ कवर कर रहे हो स्टूडेंट्स, उसकी जो लेंथ है दैट इज योर डिस्टेंस। ओके, सो फॉर एग्जांपल इस केस में ये डिस्टेंस है, इस केस में सर्कमफ्रेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है, रेडियस पोर्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वी कैन से व्हाट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां शॉर्टेस्ट एक ऐड करेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इस केस में ये डिस्टेंस यहां से दिखाई जा रही है, इस केस में डिस्टेंस दिखाई इस तरह से दिखाई जा रही है, और पे वापस आ जाएंगे, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्लियर? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ path length, okay, it is a length, and displacement is a vector quantity. Clear? Its direction is from initial to final position. This is what you have to note down. Clear, students? Now if object is moving, distance cannot be 0. Distance cannot be 0. आप ये वाला केस दे सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी भाई, कुछ पाथ तो उसने ट्रेवल किया ही होगा, तो उसकी जो लेंथ होगी वो 0 कैसे हो सकती है? वो कभी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब डिस्टेंस कभी 0, वो वापस उसी पॉइंट पे भी आ जाए। अगर वो वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है तब भी उसने कुछ पाथ तो कवर किया है, उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी योर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ऑब्जेक्ट इज मूविंग then displacement can be 0 अगर ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे वापस आ जाए जहां से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। नाउ अबाउट डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, ठीक है, बट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पे था, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी। अभी ऑब्जेक्ट जो है ये आगे की तरफ जा रहा है, कुछ समय तक आगे गया, फिर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करने लगा, कुछ समय बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रुका नहीं, ये पीछे जाने लगा, फिर ये इस तरह से गया, ठीक है। सो योर पॉइंट ए बी सी, क्लियर। तो जब ये ऑब्जेक्ट बी पे होगा, जब ये ऑब्जेक्ट बी पे होगा उस समय इसकी डिस्प्लेसमेंट हम मानेंगे पॉजिटिव है। लेट पॉजिटिव टू बी दिस डायरेक्शन एंड नेगेटिव टू बी दिस डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन के साइन कन्वेंशन मान लिए क्योंकि वेक्टर्स हैं। देखिए, जब भी आपको वेक्टर्स को किसी इक्वेशन में दिखाना पड़ेगा, किसी मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, तो भाई मैथमेटिकल फॉर्म में हम डायरेक्शन कैसे शो करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम जो डायरेक्शन शो करेंगे पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर के साथ शो करेंगे। सो दिस विल बी आवर पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस विल बी आवर नेगेटिव डायरेक्शन। ये साइन कन्वेंशन आपने 10th क्लास में 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, जब आप बात करते हो ऑप्टिक्स की, ठीक है। तो उस केस में आपने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं, उसी तरीके से इसको भी समझिएगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो भी डायरेक्शन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, जो भी डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जब बी पे है ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, hence the displacement is positive in this case. But if you are talking about C, then the displacement is in this direction. This is your initial position, A is your initial position, and this is your final position. So the displacement will be in this direction and hence it will be negative. तो displacement जो है ये आपकी positive भी हो सकती है students और negative भी हो सकती है. So it can be negative or positive. Clear? Depending upon the displacement, the direction of displacement, depending upon the direction of displacement and the sign convention कि हमने कहाँ positive लिया है और कहाँ negative लिया है. Students अगर हम ये वाली direction negative ले लें और right वाली direction positive ले लें, then the case is reversed. तो ये वाली जो displacement है B point की जो displacement वो negative हो जाएगी, C point की displacement positive हो जाएगी. अब ये sign convention कैसे लेंगे ये अभी हम बताएंगे आपको, अभी sign convention में नहीं जाना है, अभी सिर्फ आपको displacement को समझना है. Now there is a note, if object is moving in fixed direction, in a fixed direction, clear? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, without changing its direction, मतलब ये reverse back नहीं आना चाहिए, ना back आना चाहिए, ना ऊपर जाना चाहिए, ना नीचे जाना चाहिए, कुछ नहीं. एक straight line में अगर एक fixed direction में object move कर रहा है, then distance is equal to displacement. Clear? So just note each and every point. Okay, so now let us talk about the average speed and instantaneous speed. उसके पहले मुझे ये बताइए कि distance और displacement की जो unit होती है वो क्या होगी? तो सिंपल है भाई, पाथ लेंथ है एक और दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो दोनों ही लेंथ है, ठीक है. सो द यूनिट इज मीटर सिंपली. क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने अपना मोशन स्टार्ट किया और इस तरह से होते होते ये यहाँ पे पहुंच गया. क्लियर? ठीक है, इसने ए से मोशन स्टार्ट किया और ये बी पे पहुंच गया. क्लियर? तो ये मोशन कर तो रहा है लेकिन इसकी स्पीड जो है ये वेरिएबल होगी इस पूरे पाथ में. ठीक है, शायद यहाँ पे कहीं
इसने अपनी यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो इस वजह से स्पीड इसने कम कर ली हो, यहाँ ट्रैफिक कम हो तो इस वजह से स्पीड इसने बहुत हाई करी हो। ठीक है, तो समझ पा रहे हो स्पीड क्या है? स्पीड मीन्स आप हर बार पढ़ते हुए आए हुए डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले पढ़ते थे, लेकिन अब उसे दूसरे तरीके से समझेंगे। ठीक है, मीन्स एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप खुद समझ रहे हो कि इसकी स्पीड जो है ये वेरिएबल है ना। तो हम इस पूरे पाथ का एक एवरेज स्पीड डिफाइन करेंगे, हम इस पूरे पाथ की एक एवरेज स्पीड डिफाइन करेंगे, क्लियर। और हम इस पाथ के एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, सपोज ये जो मोशन है ये इसने 20 सेकेंड में कवर कर लिया है, पूरा टाइम जो है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल ऑफ जर्नी फ्रॉम ए टू बी इज 20 सेकेंड। तो हम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे थे, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे थे, और t इक्वल्स टू 20 पे ये जो पार्टिकल, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे इसकी स्पीड जानना चाहते हैं, इसकी स्पीड जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है, क्लियर। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का क्या मतलब है। एवरेज स्पीड मींस अगर आप एक फिक्स स्पीड से इस पाथ में मूव करोगे तो आप 20 सेकंड पे ही वहां बी पे पहुंचोगे। अगर ये ऑब्जेक्ट एक फिक्स स्पीड से मोशन करेगा, एवरेज स्पीड से मोशन करेगा, तो वो 20 सेकंड पे ही वहां पे पहुंचेगा। क्लियर, सो दिस इज योर एवरेज स्पीड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? Instantaneous speed is the speed at a particular instant. Speed at a particular instant. Instant means time. Clear? So speed at a particular time or at a particular instant is known as instantaneous speed. Clear? समझ पा रहे हो instantaneous speed क्या है? So instantaneous speed मतलब speed at a particular instant. ठीक है, सपोज कि आपको स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी है। ठीक है, सपोज आपको ये जो स्पीड जो है ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी है कि भाई टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए स्पीड भी इंक्रीज हो रही है एज टी स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, स्पीड मान लीजिए इस तरह से इंक्रीज हो रही है, मतलब जब टी इक्वल्स टू 0 था तब आपकी स्पीड कितनी थी? योर स्पीड विल बी 0 इन 3। जब आपकी टी इक्वल्स टू 0 था तब उस समय स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड की थी। ठीक है, अब जब t इक्वल्स टू 20 है, जब आप इसमें t इक्वल्स टू 20 लग दोगे तो यहां पे आपको स्पीड मिल जाएगी 20 का स्क्वायर 400 प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है मतलब ये जो फंक्शन है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो आपको स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए। तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में आप पर्टिकुलर टाइम रख दोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। मींस इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, और या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट d एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए। अगर आपको d डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तब भी डियर स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेट इट टू बी कैपिटल D हियर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कैपिटल D, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, क्लियर, और स्पीड को हम डिनोट करेंगे S से। क्लियर, याद रहे डिस्प्लेसमेंट को भी हम S से करते थे लेकिन वहां पे वो S वेक्टर होता था। दिस इज D, क्लियर, दिस इज योर D। कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ दिस इज S, क्योंकि यहां वेक्टर का साइन नहीं लगा सो दिस विल बी योर रखना इसमें। ठीक है, नाउ इनके सिंबल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। वैसे जब क्वेश्चन आपको कहीं पे भी दिया जाएगा और अगर उसने ये सिंबल्स यूज करें तो वो अपने आप बता देगा आपको कि भाई ये सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सपोज दिस विल बी t क्यूब बाय 3, क्लियर, t क्यूब बाय 3 प्लस 3t। अगर मान लीजिए ये दिया है डिस्प्लेसमेंट दिया आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब भी हम डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चीजें पता होना चाहिए, ताकि उसमें आप टाइम रख दोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखिए एवरेज तो हम निकाल सकते हैं, एवरेज बहुत सिंपल है, जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे एक्चुअली में वो एवरेज ही था। ठीक है, अभी आपने इंस्टेंटेनियस नहीं पढ़ी थी स्पीड जो भी आपने पढ़ी है 9th क्लास में 10th क्लास में कहीं पे भी, दैट इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो ना,
अगर बॉडी यहां से यहां तक जा रही है तो क्या उसकी स्पीड फिक्स रहेगी? फिक्स तो नहीं रहेगी, वो स्पीड वेरी करेगी। शायद इसने यहाँ पे कार रोक भी दी हो, शायद इसने यहाँ पे कार की स्पीड बहुत ज्यादा कर दी हो, कुछ भी हो सकता है, कहीं रुकी होगी, कहीं ज्यादा तेज चलाई होगी, ठीक है। तो इस वजह से एवरेज स्पीड इज द इमेजिनरी कंसेप्ट, ठीक है, बट दिस इज वेरी हेल्पफुल, दिस इज वेरी हेल्पफुल, बट द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द रियल कंसेप्ट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताती है स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और एवरेज स्पीड आपको एवरेज बताती है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट total displacement upon total time. This will be total displacement upon total time. Clear? Now let us talk about instantaneous speed और इसका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। अब दिस इज योर एस एवरेज, वी कैन से, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई जब टोटल डिस्टेंस मान लीजिए मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज डेल्टा डी से अगर मैं टोटल डिस्टेंस डिनोट कर रहा हूं डेल्टा डी से, ठीक है, देन डेल्टा डी बाय डेल्टा टी इज व्हाट, दिस इज योर एवरेज स्पीड। डेल्टा डी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ठीक है। ये तो बात हो गई एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इन कवरिंग दैट डिस्टेंस। मतलब अगर हम बात करें कि टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये डेल्टा डी 5 किलोमीटर है मान लीजिए, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है? 20 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे 5 किलोमीटर बाय 20, तो ये आपका आ जाएगा कि भाई कितनी स्पीड है, कितनी एवरेज स्पीड, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इतनी हो नहीं सकती, क्लियर। लेकिन ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेट अस टॉक अबाउट योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड की स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, क्लियर। इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो मान लीजिए किसी जनरल टाइम टी पे, मान लीजिए किसी जनरल टाइम टी पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, क्लियर। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? लेट इट टू बी d1, डी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी। अगले dt टाइम में मींस t प्लस dt पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? अगर ये पूरी डिस्टेंस डेल्टा डी कवर कर रहा है टोटल इंटरवल में, ठीक है, तो ये यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दिस विल बी वेरी स्मॉल डी, दिस विल बी डी, क्लियर। डेल्टा डी इसको नहीं बोलेंगे, इसको स्मॉल डी बोलेंगे। दिस डी इज फॉर डिफरेंशियल, दिस डी इज फॉर डिफरेंशियल, क्लियर। आपको पता है जब डेल्टा बहुत छोटा हो जाता है, जब जो आपका डेल्टा है बहुत छोटा हो जाता है, देन योर डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल डी, दैट इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्लियर। सो योर इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी डिफाइंड एज डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, but there is a condition, what, limit that delta t tend to 0। ये जो लिमिट डेल्टा टी है ये एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, ये एक पर्टिकुलर टाइम हम बोल सकते हैं t इक्वल्स टू 15 सेकेंड प्लस 15.00001, ठीक है। इस पे जो स्पीड आएगी दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम क्या करेंगे, इस 15 सेकेंड में और 15.00001 में, मींस ये जो dt आपको मिला कितना मिला? 0.00001, ठीक है। इसमें आप डिस्टेंस देखोगे कितनी ट्रेवल करी गई है, ठीक है, और उस डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दोगे इस टाइम पीरियड dt से, दैट विल बी 0.00001, ठीक है। तो वहां से आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। मींस दिस विल बी डी बाय dt। ये आपने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में पढ़ा होगा। व्हेन योर लिमिट dt टेंड्स टू 0 देन योर डेल्टा d बाय डेल्टा t इज चेंजिंग इनटू dd बाय dt, ठीक है। ये आपको अब इसको सॉल्व नहीं करना है कि भाई आप निकालने लगे कि भाई 15 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद 15.0001 में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर dt निकाला, फिर dt निकाला, उससे डिवाइड किया, ऐसा नहीं करना है। आप क्या जानते हो? आप डिफरेंशिएशन करना जानते हो, आपने डिफरेंशिएशन ऑपरेटर देखा है, ठीक है। तो आपको अगर d एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। d एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दिया है t³ प्लस t³ बाय 3 प्लस 3t, समझ लो, और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे इस t में पहले 15 सेकंड रखें t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे,
मान लीजिए हमें t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे, यहाँ पे t 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड में स्पीड चाहिए, सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 15 सेकेंड, क्लियर, at t equal to 15 second. Now you cannot put t is equal to 15 and then t equals to 15.00001, clear, and then you will take the difference. ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे. तो d की वैल्यू यहाँ रख दो, d की वैल्यू यहाँ रखोगे, so this will be the differentiation of this, और इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, so you will get d of dt of what, t cube by 3 plus 3t, so this will be equals to simply t square plus 3. So this is your speed, but you have to find the instantaneous speed at particular time t is equals to 15 second. अब यहाँ पे आप t is equals to 15 पुट कर दो. जब आप t equals to 15 पुट करोगे, then you will have what, 15 का स्क्वायर, that is 225 plus 3 228, 228 मीटर पर सेकंड, t equals to 15 सेकंड में स्पीड होगी. This is your instantaneous speed and this is the method of the how you will find the instantaneous speed. तो कभी भी अगर आपको instantaneous speed चाहिए, तो या फिर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होनी चाहिए, और या फिर डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो. हेंस द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सिंपली स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, सो दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, क्लियर. दिस इज सिंपली डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, इसी में लिमिट लगा दी है कि डेल्टा टी टेंड टू 0 हो जाएगा, दिस विल बी डी डी बाय डी टी, और ये मेथड है फाइंड करने का. ये एग्जांपल नोट कर लीजिए. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड. अभी तक जो आप पढ़ते हुए आए थे वो एवरेज स्पीड है. एक क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, क्लियर. एक ऑब्जेक्ट है जो इस डिस्टेंस को कवर करता है विद द, यहाँ से ए से बी पे जाता है विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आता है 5 किलोमीटर, वापस आता है ये मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्लियर. नाउ यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मोशन, यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कंप्लीट मोशन. ठीक है, पूरे इंटरवल की, पूरी जर्नी की आपको एवरेज स्पीड निकालनी है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन. क्लियर, चलिए क्या करते हैं, देखते हैं. तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिस्टेंस हम फिक्स मान लेंगे, दिस विल बी लेट इट टू बी स्मॉल डी हियर, क्लियर. अब हम क्या करेंगे, अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे. देखिए बेसिक आपको याद रखना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कहीं पे भी एवरेज स्पीड पूछी है तुरंत ये लिख लो, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर, नॉट डिस्प्लेसमेंट. दिस विल बी बिकॉज स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर. दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बस ये आप चीज याद रखो और आपको कुछ नहीं करना है, क्लियर. क्या याद रखोगे, कभी भी एवरेज स्पीड पूछी जाए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस, क्लियर. कॉमन सेंस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा. अगर किसी को लग रहा हो कि यहाँ गलती थी तो वो खुद से सही कर सकता है. ठीक है, क्योंकि स्पीड के साथ डिस्टेंस आएगी, वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट आएगा. ठीक है, तो याद रखिएगा, योर स्पीड, योर एवरेज स्पीड इज सिंपली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड दिस विल बी डी फॉर डिस्टेंस मैंने लिखा है यहाँ पे. ठीक है, तो यूज मैं डी कर रहा हूँ तो समझ जाओ कि डिस्टेंस है, क्लियर. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज योर एवरेज स्पीड. ठीक है, यही चीज आपको याद करें, कहीं पे भी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी जाए तुरंत इसे लिखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस डी मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जाने की डी, आने की डी, मींस 2d डिस्टेंस होगी डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो टाइम जाने में कितना लगा, डिस्टेंस डी दे रखी है, वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो s इज इक्वल्स टू डी बाय टी, आपने बचपन में पढ़ा है. ठीक है, यूज करेंगे. टाइम जाने का निकालो, डी बाय एस, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मींस दिस विल बी डी बाय 5. तो जाने का टाइम ये लगा इन आवर्स, ओके. आने का टाइम कितना लगा, आने का टाइम लगा, डिस्टेंस वही डी है, वेलोसिटी 10 है, तो डी बाय 10 आने का टाइम लगा, टोटल टाइम ये हो गया. सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिनोमिनेटर से डी लेके डी कैंसिल कर दो कॉमन, डिनोमिनेटर से डी कॉमन लेके डी डी कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी सिंपली व्हाट, 2 बाय 1 बाय 5, दिस विल बी 2 बाय 10 प्लस 1 बाय 10, क्लियर. सो दिस विल बी 20 बाय 3, मींस 6.67 into 6.67 व्हाट, किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर, जो जिस टर्म में आपको स्पीड दी गई थी उसी टर्म में, उसी यूनिट में आपको आंसर लिखना है.
जो स्पीड की यूनिट हो जाएगी दिस विल बी व्हाट, क्लियर। डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन डिस्टेंस इज मीटर, टाइम इज सेकंड। तो डिस्टेंस हो जाएगी, जो ये यूनिट है ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, या फिर किलोमीटर पर आवर में भी आप इसे चेंज कर सकते हो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप इसे किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हो। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए था, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए जिस तरह से एवरेज स्पीड मैंने डिफाइन करी कि भाई एवरेज ऑफ द स्पीड, क्लियर, जब स्पीड में वेरिएशन होता है तो हम एक एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं, दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी भी डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिफाइन होती है। सो दिस विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total time taken. Okay, so this will be the total displacement covered divided by total time taken. Okay students, so this is your average velocity, ठीक। अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर की, मान लीजिए आपका पोजीशन बी पे आ गया, ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन वेक्टर जो थी इनिशियली वो r1 थी और पोजीशन वेक्टर फाइनली जो है ये r2 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट देखें, सो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज योर डिस्प्लेसमेंट, सो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। ये जो है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वी कैन से एस वेक्टर, ओके, एस वेक्टर, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर, इसको हम यहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा एस वेक्टर, द चेंज इन पोजीशन और वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एस वेक्टर, इसको हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, डेल्टा एस वेक्टर इज अवर डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स चलिए मुझे बताइए कि जो अगर इस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है OAB, ये ट्रायंगल रूल यहां पे लग सकता है क्या, जो वेक्टर्स हैं टेल टू हेड, फिर ये यहां से इसकी हेड से इसका टेल जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रायंगल रूल बन रहा है। सो दिस विल बी योर A वेक्टर प्लस B वेक्टर गिव्स आर रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा इसमें रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि इन तीन वेक्टर में से कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो याद रखिएगा जो वेक्टर हेड टू टेल जुड़ रहे हैं वो दो वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट तीसरा वाला वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर हेड टू टेल जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये तीसरा वाला मीन जो डिस्प्लेसमेंट, आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो डेल्टा एस वेक्टर विल बी इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। तो कभी भी अब मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप सीधे ये बताओगे कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम r1 टू r2, क्लियर, फ्रॉम r1 टू r2। ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाली। एक्चुअली में स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर चीज जो है वो किसी को क्लियर नहीं होती कि पोजीशन वेक्टर क्या है। सो पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर व्हिच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन r1 थी, फाइनल पोजीशन r2 है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पोजीशन वेक्टर नहीं बताता है, लेकिन हाँ अगर पोजीशन वेक्टर का हम डिफरेंस ले लें देन दैट विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट, मींस r2 minus r1 is this vector. This vector is the displacement vector delta s. This will be r2 minus r1. ठीक है। सो अगर हम पहले पोजीशन वेक्टर के टर्म में वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं देन दिस विल बी द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, क्लियर। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी को हम स्टूडेंट्स डिफाइन करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। सो पहले ही मैंने डिफाइन किया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो योर टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एस वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज डेल्टा टी, क्लियर। सो इस तरह से ये वेलोसिटी आ जाएगी, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। जिस तरह से एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्लियर।
या फिर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर से बात करते हैं अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो वही चीज है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्लियर। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसका मतलब ये है कि भाई जो आपको ऑब्जेक्ट है मान लीजिए वो इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक, वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। सपोज आपने एक स्ट्रिंग को एक स्टोन से टाइट कर दिया, आप इस तरह से वेरिएबल वेलोसिटी से इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते हो इसकी वेलोसिटी, जब ये स्टोन टॉप पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जैसे ये नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। फिर ये मोशन कंटिन्यू होगा, जैसे जैसे स्टोन नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। सो दिस इज द वेरिएबल वेलोसिटी मोशन। इस तरह के मोशन में हम एवरेज वेलोसिटी तो इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन होती है। मान लीजिए इसको पूरा रोटेशन करने में 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, या फिर 5 सेकंड लग रहे हैं, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि भाई अगर ये मोशन पूरा 5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, 5 सेकंड में ये पूरा मोशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब डेल्टा t जो है ये 5 सेकंड है, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 यहीं पे है और t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे पार्टिकल यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो पूरे मोशन में t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे अगर मैं पूछूं पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो ये t इक्वल्स टू 2 सेकंड में, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये हम कैसे निकालेंगे, तो या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, या फिर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, तब हम ये निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने देखा था कि हमें डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था और हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल ली थी, ठीक है। तो उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। कैसे, सिंपल सी बात है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी के ही कंसेप्ट से, बस हम डेल्टा टी को, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हमसे पूछा गया, तो हम डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर देंगे। मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछी गई वेलोसिटी, तो हम t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एंड t इक्वल्स टू 2.00001 सेकंड पे वेलोसिटी, हम डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 2.00001 पे, मतलब dt जो है वो 0.00001 है डेल्टा t। तो डेल्टा t इस केस में dt से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस डेल्टा t टेंड्स टू 0, दिस इज रिप्लेस्ड बाय dt, क्लियर। तो हम डिफरेंस ले लेंगे dt का और हम दोनों डिफरेंस पे s डिस्प्लेसमेंट 1 और s प्लस ds ये भी ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है, s प्लस ds ऑब्जर्व कर लेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट आई है उस छोटे से पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट आई उस छोटे से पर्टिकुलर टाइम में, दैट विल बी ds, क्लियर। तो dt टाइम में ds की डिस्प्लेसमेंट आई है, तो ds बाय dt इज अवर वेलोसिटी। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, मान लीजिए s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपने टाइम पहले 2 सेकंड रखा, फिर 2.0001 सेकंड रखा, फिर दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकाली, फिर उनको सबट्रैक्ट किया, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई dt टाइम में कितनी हुई है। ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या यूज करोगे, आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है। आप ये डिफरेंसेस नहीं निकालोगे, आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करोगे, उसके हिसाब से काम करोगे, ठीक है। मींस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds by dt, ठीक है, where this s is the displacement, Now students, let us talk about the physical significance of this relation, that v is equals to ds by dt। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे v जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ d by dt टाइप का यूज हुआ है टर्म, ठीक है, डिफरेंशिएशन का टर्म यूज हुआ है, एंड दिस s इज द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज द वेक्टर साइन इज देयर, क्लियर, एंड दिस v इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस क्या हैं। तो जो भी डिफरेंसेस आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होते हैं, वही डिफरेंस इसमें स्पीड और वेलोसिटी में हो जाएंगे, ठीक है। सो द डिफरेंस इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर, एंड दिस कैन नॉट बी जीरो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस कैन बी जीरो। और सारे डिफरेंस जो भी स्पीड, जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होते थे, वो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे।
जो इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके बारे में बात करनी है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, भाई है तो ये वेलोसिटी, लेकिन अगर st कर्व दिया हो तो हम कैसे वेलोसिटी निकालेंगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको s एज अ फंक्शन ऑफ s डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है कि भाई टाइम t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। इस तरह से आपको दे रखा है डाटा। तो आप क्या करोगे, आप st का ग्राफ बना सकते हो। मैथ्स में ग्राफ पढ़े हैं, तो मान लीजिए कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। दिस इज योर st ग्राफ, दिस इज योर st ग्राफ। क्लियर? तो अब हमको ये समझना है कि ये st ग्राफ हमें क्या बता रहा है, बताने की क्या कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। सो पहले तो ये रिलेशन समझो, v इक्वल्स टू ds बाय dt, और ds बाय dt इज st ग्राफ का स्लोप ही तो होगा, ठीक है। ds by dt is the slope of this st graph, means velocity is equals to ds by dt, hence velocity gives us the slope of st curve. Slope of st curve, displacement and time curve is velocity. What is it? It is very important note. You have to note down that slope of displacement time curve is velocity, or we can say instantaneous velocity at that particular instant at which we are finding the slope at particular instant of displacement time curve is velocity is instantaneous velocity। समझ पा रहे हो, क्योंकि instantaneous velocity जो है ये इस एक्सप्रेशन से डिफाइंड है, और ये एक्सप्रेशन st ग्राफ का स्लोप ही तो है, क्योंकि हमने आपको डिफरेंशिएशन की पहले ही फिजिकल मीनिंग बता के रखी है। दिस इज द स्लोप ऑफ आवर st ग्राफ। क्लियर? सो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ st कर्व। अब अगर यहाँ पे बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग स्लोप है। कैसा है? पॉजिटिव है और स्लोप डिक्रीजिंग है। मैंने स्लोप की बात करी है पिछले चैप्टर में, तो अगर आपने स्लोप वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपने स्किप कर दिया है कि ये सोचा होगा कि वेक्टर मुझे आता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे मैंने डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग में मैंने पहले स्लोप की बात करी है, ठीक है। तो अगर आपने वो वेक्टर छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लोप वाला कंसेप्ट आप जरूर पढ़ दो जाके, क्योंकि उससे बहुत आगे हमें आसानी होगी चीजें डिस्कस करने में, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई वहां पे, दैट यू हैव टू लर्न। क्लियर? सो यहाँ पे जो स्लोप है ये आपका पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। यहाँ स्लोप हाई होगा, हाईएस्ट होगा, और यहाँ स्लोप 0 हो रहा है। तो समझ पा रहे हो, स्लोप जो है ये पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी जो होगी ये डिक्रीज करती हुई जा रही है। समझ पा रहे हो, पॉजिटिव है और डिक्रीज करती हुई जा रही है। लेट अस सपोज अ स्ट्रेट लाइन 1D मोशन, तो मोशन जो है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है। तो क्या होगा, पहले क्या हो रहा है, लेट अस डिवाइड द टाइम t1 t2 t3। इस मोशन को जरा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और लेट इट टू बी t0। तो स्टूडेंट्स t0 पे पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब t0 से क्या हो रहा है, t0 से t1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए जा रही है, और t1 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्योंकि स्लोप 0 है तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि st ग्राफ में जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है। सिंपल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर हम यहां बात करें कि पार्टिकल जो है ये अभी a पे था, इस इनिशियल पोजीशन पे था, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब लेट इट टू बी पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। क्लियर? तो पार्टिकल जो है ये अभी t0 से t1 इस डायरेक्शन में मूव किया, यहाँ t0 और यहाँ t1 यहाँ मूव किया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा था। समझ लो, ये पार्टिकल डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा था और t1 पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, v इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर? नाउ what will happen after that, the slope will be negative, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। आफ्टर दैट द स्लोप बिकम्स नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव हो रहा है स्टूडेंट्स, और देख लो यहां से यहां तक ये जो स्लोप है नेगेटिव में इंक्रीजिंग है, नेगेटिव में इंक्रीजिंग स्लोप है। इस पॉइंट को मान लेते हैं A, B, C, D एंड E। सो स्टूडेंट B से C में अगर आप देखोगे
ध्यान से समझना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बी से सी में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो बी से सी में स्टूडेंट्स जो स्लोप है वो तो निगेटिव है। दूसरी चीज जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग भी है, निगेटिव में इंक्रीजिंग स्लोप है, निगेटिव में इंक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी जो होगी वो अब निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, लेफ्टवर्ड। क्लियर? द वेलोसिटी विल बी, यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर यहां से यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट में हो गई, लेफ्टवर्ड, और यहां पे ये वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई जा रही है, इंक्रीजिंग है ये वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पे ये वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए जा रही है, फिर ये पॉइंट सी पे आएगा, ठीक है। सी के बाद क्या होगा, अब एक समय आएगा जब ये इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। आप देख लो यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन सी पॉइंट के बाद में देखो, सी पॉइंट के बाद में वेलोसिटी अभी भी यहां पे भी नेगेटिव है और यहां पे भी नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन यहां पे बी से सी में वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई जा रही है, नेगेटिव में इंक्रीजिंग है, और सी से डी में वेलोसिटी नेगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव में डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग है क्योंकि यहां पे स्लोप जीरो भी हो रहा है, यहां वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगी। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं यहां से, तो भाई यहां पे हम पहुंच गए, ये अपना पॉइंट ए था, फिर हम यहां बी पे आए, दिस विल बी बी, डी पे आ रहे हैं, ठीक है, तो सी पे। अब यहां सी तक हम आ गए, वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई गई, मान लेते हैं यहां तक आ गए, सी है, दिस विल बी सी, ठीक। सी के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, अब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करने लगी है, ठीक है, लेकिन अभी भी वेलोसिटी है नेगेटिव ही, वेलोसिटी अभी भी है नेगेटिव लेकिन डिक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी है नेगेटिव, मूव ये इधर ही करेगा, लेकिन अब वेलोसिटी जो है ये इसकी डिक्रीजिंग हो जाएगी। और फिर एट टाइम t2 पोजीशन d पे, ये d पोजीशन पे ये जो पार्टिकल का टाइम है, टाइम कितना है, टाइम इज t2, और वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, यहां पे फिर से d पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो दिस इज द मोशन, दिस इज द टाइप ऑफ मोशन। क्लियर? इस ग्राफ से रिलेटेड जो मोशन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक। तो d पे ये वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई, उसके बाद ये वेलोसिटी आप देख लो फिर पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव होने के बाद अब ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है, मींस द स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट means your velocity is constant here, okay, your velocity is constant, clear? So your velocity is constant and positive, constant and positive, it means that the particle will return again because this is the direction of positive velocity की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सो अब पार्टिकल फिर से वापस जाने लगा और इसकी जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। कितनी होगी वो हम यहां से मैग्नीट्यूड से निकाल देंगे, ये ट्रायंगल देखेंगे हम, और ये अगर डिस्टेंस हमें डेल्टा वाई पता है, डेल्टा एस पता है, और ये डेल्टा टी पता है, तो वी कैन फाइंड दिस स्लोप, ओके, क्लियर है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, क्लियर, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया है, ठीक है। जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वहां पे भी हम कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन की बात करेंगे, वहां पे भी हम कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी आपको फोकस रहना है, ठीक है। ये तो बात हो गई एसटी ग्राफ की, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं वीटी ग्राफ की, क्लियर। अब हम बात करते हैं वीटी ग्राफ की, तो एसटी ग्राफ डाल के एसटी ग्राफ हेडिंग पड़ेगी, एसटी ग्राफ, और उसको लिख के ये आप नोट कर लो, पूरा ग्राफ नोट कर लो, और ये जो लाइन मैंने लिखवाई है ये नोट कर लो, ठीक है, नोट डाउन दिस लाइन, क्लियर। नाउ वी आर डिस्कसिंग द वीटी ग्राफ हियर। इस एक्सप्रेशन से एक और कंक्लूजन अभी निकलेगा, सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से एक कंक्लूजन तो ये है कि वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ एसटी कर्व, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज वेलोसिटी। अभी दूसरा कंक्लूजन निकलना बाकी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वीटी ग्राफ देखना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने वो सारी चीजें नोट कर रखी हैं, अगर नहीं नोट करी तो पीछे जाओ 10 सेकंड पहले और उसे नोट करो, ठीक है, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन, अबाउट द वन मोर कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें वीटी ग्राफ देखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स लेट अस सपोज दिस इज अवर वीटी ग्राफ, ठीक है, let us suppose this is our VT graph, this is VT,
ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आप देख पा रहे हो कि पहले वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज करी, फिर वेलोसिटी निगेटिव हो गई, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, फिर वेलोसिटी यहां से डिक्रीज करने लगी। यहाँ पे ये वेलोसिटी है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, यहाँ पे फिर ये वेलोसिटी है, यहाँ पे ये वेलोसिटी, देख रहे हो आप वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो गई है। क्लियर? तो पहले वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, फिर वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो गई और यहां से वेलोसिटी फिर जीरो हो गई। ठीक है? फिर वेलोसिटी निगेटिव हो गई, आप देख पा रहे हो ये वेलोसिटी निगेटिव हो गई है और निगेटिव में इंक्रीजिंग हो गई वेलोसिटी। ठीक है? उसके बाद ये वेलोसिटी फिर मिनिमम हो गई, नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई, उसके बाद फिर ये नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है, फिर जीरो हो जाएगी। ठीक है? तो ये वेलोसिटी है आपकी। अब हमें क्या समझना है, हमें वेलोसिटी के बारे में नहीं, हमें इस एक्सप्रेशन के बारे में जरा समझना है। ठीक है? तो पहले तो मैंने ये आपको बता दिया कि ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट एसटी ग्राफ भी हमें डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम शो करता है। ठीक है? तो ये तो ग्राफ की बात हो गई। अब देखते हैं जरा इसके कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं dt का इंटू कर दूं दोनों साइड, व्हाट इट विल बी सिंपली v डॉट dt इज इक्वल टू ds। ओके? तो ds को अगर मैं दोनों साइड अब इंटीग्रेट कर दूं, what we will have, the integration of ds will be equals to s, clear, and this will be v dot dt, means v dot dt, this is displacement. What the conclusion is? So conclusion is very simple now. This is the conclusion, means in vt graph, what is v dt? Integration of v dt, integration of v dt is the area under the vt curve, area under the velocity time curve, means the area under the velocity time curve will give us the displacement, okay? Velocity under the velocity time, the area under the velocity time curve will give us the displacement. This is the statement. So just note down the very important statement here. The statement is what? The area under Vt curve, velocity time curve, is the displacement. Covered in time t. Okay? Displacement covered in time t. जहां तक हमने, जिस टाइम तक हमने एरिया निकाला है उसी टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पूछा कि टाइम t1, टाइम t2, टाइम t3, टाइम t4, मैंने पूछा टाइम t1 तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो आप ये एरिया फाइंड आउट कर लोगे। दिस एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू t1। क्लियर? अगर मैंने पूछा t2 तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो आप बताओगे इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये एरिया के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुई है। ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता है। ठीक है? अगर मैंने पूछा t3 में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, सो स्टूडेंट्स यू विल फाइंड सेपरेटली दिस एरिया a1, and you will find separately this area a2, and the displacement from 0 to t3, will be a1 minus a2. As we all know, the integration में ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाला एरिया हम नेगेटिव लेके ऐड करते हैं। ठीक है? मींस द एरिया अगर ये 2 हुआ और ये 1 हुआ, मींस 2 minus 1 is the displacement 1 meter. क्लियर? 2 minus 1 will be the displacement. ये चीज हमें याद रखनी है। 0 से t3 में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है तो ऊपर वाला एरिया से नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 से t4 में पूछी गई है तो भी ऊपर वाले एरिया से नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? जिस टाइम इंटरवल तक पूछी गई है उसी टाइम इंटरवल में आप एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द वीटी कर्व। सो जस्ट नोट डाउन दिस इज द कंक्लूजन। तो कभी भी इस तरह से एक एक्सप्रेशन दिया हो v इक्वल टू ds बाय dt टाइप का, जहां पे ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो तुरंत कंक्लूजन लिखना है। तुरंत हमें कंक्लूजन लिखना है कि भाई इसके 2 कंक्लूजन होंगे। एक कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी हो जाएगी, दूसरा वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है? तो कभी भी अगर हमें इस तरह की इक्वेशन मिल जाती है, y is equals to d, z is equals to dy by dt, तो समझ जाना कि yt कर्व का जो स्लोप होगा वो z हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, और zt ग्राफ का जो एरिया हो जाएगा वो y हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? सो इसके 2 कंक्लूजन होते हैं हमेशा, ये हम याद रखेंगे। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे।
In the next lecture we will start from the acceleration concept. Thank you guys.